अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हस्ती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबा, सिर्फ इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे और जनाब आप लोगों का वीकेंड बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और बहुत ही आप लोगों ने इंजॉय भी किया होगा, मौसम को भी और अपने वीकेंड को भी। नया दिन है, नई सुबह है और नए हफ्ते का आगाज़ अच्छी एनर्जी के साथ ही और मोटिवेटेड होकर ही करना चाहिए ताकि हमारा आज का दिन भी अच्छा गुजरे और उसके साथ साथ हमारा ये हफ्ता भी बहुत ही अच्छा गुजरे। तो जनाब जिस तरह दिन गुजरते जा रहे हैं ना, लम्हे अब बदलते जा रहे हैं, इसी तरह साल पर साल गुजरते जाते हैं मगर हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाते। हर बार जनवरी में या 1 जनवरी जब न्यू ईयर आता है तो हम मोटिवेटेड होते हैं क्योंकि हमने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाई भी होती हैं और हम लोग ये कहते हैं कि जनाब अब हम मोटिवेटेड हो चुके हैं और बहुत से ख्वाब हमने देखे हैं जो हमने पूरे करने हैं, मगर फरवरी से पहले पहले वो सारी एक तो मोटिवेशन गायब हो जाती है और जो हमने ख्वाब देखे होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। और ऐसा इसलिए नहीं है कि हमारे गोल्स ठीक नहीं हैं, हमें गोल्स बदलने की ज़रूरत है, बल्कि ये इसलिए है कि हमने ख़ुद को उनके लिए तैयार ही नहीं किया होता है जो हम सोच रहे होते हैं। तो ये याद रखें कि ये ज़िंदगी का असूल है कि हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि हमें वही मिलता है जो हम डिज़र्व करते हैं। तो किसी ने बड़ा खूबसूरत सा ये जुमला कहा है कि फ़र्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर, कि किसी का दिल नहीं चाहता, मतलब किसका दिल नहीं चाहता होगा कि जनाब उसके पास महल जैसा घर हो, लंबी गाड़ी हो, पैसे की कमी ना हो, हर चीज़ उसे मैसर आए, मगर हकीकतन ये मिलता उसी को है जो डिज़र्व करता है, जो मेहनत करता है और जो सिर्फ सपने नहीं देखता, जो सिर्फ खुली आंखों से ख्वाब नहीं देखता, उनको पूरा करने के हवाले से जनाब मेहनत भी करता है। तो अपना फोकस डिज़ायर की बजाय एक्शंस पर रखें, बातों की बजाय रियलिटी में अपना काम करें, अपनी कोशिश शुरू करें। ज़िंदगी में ये मायने नहीं रखता कि आप कामयाब हैं या नहीं हैं, बल्कि जो मीनिंगफुल है, जो मायने रखती चीज़ है वो ये है कि आप कामयाबी के रास्ते पर गामज़न है कि नहीं है। अगर आप उस रास्ते पर गामज़न ही नहीं होंगे, अपना जो राह है वो ही आपकी हमवार नहीं होती होगी, तो आप कामयाबी तक या अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो आपकी डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, मंजिल आपको मिल ही जाती है। या आपकी हैबिट्स भी ठीक हैं कि नहीं है, ये तो मत देखें कि आपको रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बल्कि अपने ट्रैक पर आपने कायम रहना है, वरना 2024 भी बाकी सालों की तरह बगैर कुछ किए, बगैर कुछ अचीव किए गुजर जाएगा। और जनवरी वैसे भी एंड होने को है, मगर ज़िंदगी की आदतें वही की वही पुरानी है, कोई फ़र्क नहीं आया। पिछले साल भी हम यही सारी चीज़ें कर रहे थे, इस साल भी वही, आज के वक्त में वही चीज़ें हमारी आदत का हिस्सा होंगी। इसीलिए मैं आपको उन तमाम तर गोल्स आज बताना चाहती हूँ, या कह लें कि कुछ याद दहानी हम लोग कर लेते हैं अपने गोल्स की, मैं अपनी भी और आप लोग अपने। और ये चाहूँगी कि कुछ करें ना करें वो 2 चीज़ें ज़रूर अपना लें कि जो आपकी ज़िंदगी को संवार लेंगी। पहले नंबर पर यह कि अपना 2024 किसी एक मकसद के लिए वक्फ कर दें, उसके अलावा ना कुछ सोचें और ना ही किसी और चीज़ को आपने तरजीह देनी है, बल्कि उसी पर डेली काम करना है। नतीजा शायद पहले दिन आपको नहीं मिलेगा, मगर साल के आखिर तक आपको ज़रूर मिल जाएगा। आपको इल्म भी है कि कोई भी पत्थर कैसे टूटता है, ये उस चोट या ज़र्ब से नहीं टूटता जो इस पर सबसे आखिर में लगाई गई हो, बल्कि ये उन तमाम तर ज़रबों से थोड़ा थोड़ा करके टूटता है जो इस पर इससे पहले लगाई जाती हैं। और हर रोज़ किसी एक मकसद के लिए जब आप मेहनत करेंगे ना, बिल्कुल ये उसी तरह कारआमद भी साबित होगी। इसके अलावा जो दूसरा काम है जो आपने करना है और अपने अंदर से ख़त्म ही करना है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये क्या होता है? ये होता है कि जनाब ताख़ीर करना, किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी काम को टालते रहना, ये हम सब की आदत है और बड़ी कॉमन आदत है, मगर ये इतनी नुकसानदेह आदत है कि इसकी वजह से काम ना सही वक्त पर होता है और ना ही सही तरीके से होता है। तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया में अगर कोई चीज़ वाकई ही टैलेंट को हमारे ज़ाया करती है ना, वो अपने आज के काम को कल पर डालने की आदत होती है। तो इसे ज़रूर अपने अंदर से ख़त्म करें, क्योंकि शुरू में हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स को नज़रअंदाज कर सकते हैं, मगर वक्त
वक्त गुजरने के बाद हम इसके हादसे से नहीं बच सकते हैं। और जैसे ही वक्त गुजरता जाता है ना, तो हमें पता चलता है कि काश हमने उस वक्त वो काम सरअंजाम दे दिया होता तो आज हमें उसका रिग्रेट ना हो रहा होता। और वैसे भी हमें किताबों में ये पढ़ाया भी जाता है कि आज का काम आज ही करना चाहिए, कल पर नहीं डालना चाहिए। तो इसके पीछे कोई ना कोई मकसद है, कोई ना कोई लॉजिक है जिसके बारे में बताया जाता है और बोला जाता है। तो इसलिए आज का काम आज ही करें, उसका फ़ायदा ही है, उसका नुकसान नहीं। और अगर आज के काम को आप कल पे डालेंगे तो बहुत सारे नुकसानात का सामना हमें सिर्फ इसी बिहाफ पर करना पड़ता है कि हम आज का काम आज पे नहीं करते हैं। तो नए हफ्ते का आगाज़ है, नए दिन का आगाज़ है, अच्छी उम्मीद के साथ और अच्छे एक्शंस के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। हम भी अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जनाब। अब कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जनाब बच्चों की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं वो बड़ों से मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन आम मुशाहिदा है कि हम रूटीन में जो हम लोग खा पी रहे होते हैं हम अपने बच्चों को भी वही दे रहे होते हैं, वो चाहे किसी भी एज में क्यों ना हो। फिर कुछ मौशी हालात भी ऐसे बन गए हैं कि बच्चों की जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं उनका वैसे ख़याल नहीं रख पाते हैं जिस तरह हमें रखना चाहिए। लेकिन हम कम ख़र्च में भी बच्चों को एतदाल की ग़िज़ाई जो है ना वो दे सकते हैं। बच्चों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए आप अपने बच्चों को जो ग़िज़ाएँ दे रहे हैं, क्या वो उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं, क्योंकि हर बच्चा दूसरे से मुख्तलिफ होता है और ये मुख्तलिफ ही आदत होती हैं। तो इसका खाना पीना भी दूसरे बच्चों से या अपने बहन भाइयों से भी इवन दो कि मुख्तलिफ ही होती हैं। तो आपके बच्चों के लिए सबसे अहम जो है वो विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, कौन सी डाइट से हमें मिल सकते हैं, किस तरह की डाइट हमें देनी चाहिए, क्या जो हम खा रहे होते हैं हमें वो अपने बच्चों को देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस लेकर आनी चाहिए। इस पर हम बात करेंगे, ख़ासतौर पर चाइल्डहुड न्यूट्रिशन पर आज हमने बात करनी है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ज़हरा मंसूर मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में, जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। ज़ारा, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच मुनीबा, मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा ज़ारा, जिस तरह मैंने बात की है कि हम लोगों की आदत है कि जो जनाब जो हम खा रहे होते हैं ना, हमारे घर में जो बच्चे होते हैं हमने उनको भी वही न्यूट्रिशन देनी होती है, मतलब वही खाना और वही सारी चीज़ें उन्हें खिला रहे होते हैं। क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग होती है उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए? जी थैंक यू सो मच मुनीबा। सबसे पहले तो इस टॉपिक को आप लोगों ने हाईलाइट किया, बिकॉज ये जो एज ग्रुप हम जिसके बारे में बात करने लगे हैं ना, दैट इज़ चाइल्डहुड। ठीक है, ये एज ग्रुप जो है इसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि न्यूट्रिशन जो है वो प्रॉपर दी जाए। अच्छा। हम आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे कि क्या वजह है कि न्यूट्रिशन क्यों इम्पॉर्टेंट, इतनी ज़्यादा क्यों इसके ऊपर एम्फेसिस दिया जाता है कि इसी एज ग्रुप के अंदर बच्चे के अच्छी तरह से रिजर्व्स बन जाते हैं ताकि वो उसकी फ्यूचर लाइफ में उसको हेल्प आउट करते हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले हमने इस एज ग्रुप को देखना है कि इस एज ग्रुप के अंदर कौन कौन से बच्चे कि किस एज के बच्चे जो हैं वो लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो इस एज ग्रुप के अंदर 4 to 13-14 ईयर्स तक के बच्चे आते हैं। ठीक है, मतलब 4 से 14 साल की बिल्कुल तक। ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चे मुनीबा अगर आप ये एज ग्रुप के ऊपर गौर करें तो ये बच्चे ना सिर्फ फिजिकली ग्रो कर रहे होते हैं, ये सोशली भी एक इमोशनली भी इनके कॉग्निटिव स्किल्स भी डेवलप हो रहे होते हैं। और ये जो है ऑब्वियसली ये बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देते हैं, फिर इनकी एक सोशल डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। हर चीज़ को एक अच्छी एनर्जी, एक अच्छा बूस्ट चाहिए होता है। जितनी भी आप एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे ये बच्चों को हम इन्वॉल्व करते हैं कि ये पढ़ना शुरू करते हैं इस एज के अंदर, फिर खेलना कूदना, और फिर उसके बाद उनकी जो अपनी एक रूटीन होती है वो उसके साथ एक एडिशनल रूटीन ऐड हो जाती है स्कूल की। तो वो सब को कॉपरेट हम अगर करते हैं और इन सब की जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारे यहाँ पे मुझे याद आ गया कि हम कहते हैं कि जब बच्चा छोटा है, 1 साल का है, 2 साल का है, जब वो बोलता नहीं है तो हम उसको हर चीज़ खिला रहे होते हैं। मतलब उसकी न्यूट्रिशन की हमें तब पता होता है कि अच्छा हमने इसको ये खिलाना है जिससे इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी हो। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, स्कूल गोइंग हो जाता है, या कह लें कि 8-9 साल का हो जाता है, तब हम नहीं उसको देखते हैं कि उसकी मिल्क रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही, उसको डेयरी प्रोडक्ट्स हम दे रहे हैं कि नहीं, बाकी न्यूट्रिशन उसे दे रहे हैं कि नहीं। हम उसे कहते हैं जी रोटी शोटी खा ली है, चलो जी बच्चा इजी टू गो है।
तो ये हमारी हो जाती, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि शायद जो बाकी चीजें हम खिला रहे हैं वो उसकी न्यूट्रिशन को पूरा कर देंगे। एग्जैक्टली हाँ, बहुत जल्दी उसको कहते हैं कि हाँ ठीक है अब ये बड़ा हो गया है तो इसको ये खिलाओ और शायद इसकी वो न्यूट्रिशन जो है पूरी हो जाएगी, बल्कि उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, बचपन से ज्यादा हो जाती है और हम तभी उसी एज में उसको छोड़ देते हैं। एग्जैक्टली। अब इसके अंदर ना हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्रोथ का पैटर्न क्या होता है। क्या एक एवरेज बच्चा जो इस एज ग्रुप का होता है उसके लिए ज़रूरी है कि वो 1 साल के अंदर जो है उसका कद 2 से 3 साढ़े 3 इंच तक बढ़े। ठीक है। और इसके अलावा उसका जो वजन है वो 1.5 से 3.5 किलो के दरमियान में बढ़ना चाहिए 1 साल के अंदर। अगर नहीं बढ़ता तो वो बच्चा मैलनरिश्ड हो सकता है, और अगर इससे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो बच्चा ओबेसिटी की तरफ जा सकता है। ठीक है ना। तो वो दोनों पॉइंट्स के बीच में बैलेंस करके आपने अपने बच्चे को खुराक देनी है। अब हम इसको देख लेते हैं कि क्यों ज़रूरी है। अब इसके अंदर जो है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों की इस एज ग्रुप के अंदर आपको पता है टीथ रिप्लेस हो रहे होते हैं, दांत बच्चों के मिल्की टीथ जो है शेड हो रहे होते हैं बिल्कुल, और उसके बाद जो है उनके परमानेंट टीथ आने होते हैं। अब इसको यहीं से हम देख लेते हैं कि इनकी कैल्शियम की और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट कितनी बढ़ जाती है। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद जाहिर है उनका कद बढ़ रहा होता है, हाइट बढ़ रही होती है, तो उनकी बोन्स भी बढ़ रही होती हैं। फिर बोन्स को भी ज़रूरत है कैल्शियम की, विटामिन डी की। फिर उसके बाद मसल्स पट्टे वगैरह उनके बन रहे होते हैं। ठीक है, उसकी भी ज़रूरत है। फिर ब्लड का वॉल्यूम उनके अंदर इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो जब ब्लड का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है तो आयरन की ज़रूरत। तो ये सारी ज़रूरियात जो है ऐसे नहीं है कि बस आपने खिलाने की हद तक है, इनका कोई ना कोई फंक्शन चल रहा होता है और ये डेवलपमेंट के लिए या ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा लेकिन इनके अर्ली एजेस में सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनकी ज़रूरत एक तो बच्चे को पड़ती है, दूसरा वालिदैन को या ख़ासतौर पर मदर को उसका लाजमी ख्याल रखना है, और घर में किन चीज़ों से वो प्रोवाइड की जा सकती है? बिल्कुल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आ जाती है दैट इज़ प्रोटीन। सबसे पहले हम प्रोटीन की बात इसलिए करते हैं क्योंकि प्रोटीन ने जो है आपकी एक तो मसल्स बिल्डअप करने होते हैं, फिर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस होते हैं जो प्रोटीन के बगैर परफॉर्म नहीं होते। अब प्रोटीन की कितनी मिकदार लेनी चाहिए वो भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रोटीन की अगर आप एक बच्चे को एक मैं सादा ज़ुबान में बता देती हूँ कि 20 से 30-35 ग्राम तक ही आपको पर डे एक बच्चे को देना है, जो कि एक नॉर्मल 1-1.5 बोटी का साइज ही बनता है, क्योंकि बच्चों का तो वैसे भी स्टमक छोटा सा होता है, पोर्शन साइज। और आपको दिन में डिवाइड करना है, ये नहीं कि आपने 1-1.5 बोटी उसको एक ही टाइम में खिलानी। अब माएँ इस तरह कर सकती हैं जैसे सुबह अंडा बनाया, अंडे में थोड़ा सा आप डाल दें कोई प्रोटीन, अंडा तो वैसे खुद ही भी प्रोटीन का है फॉर्म, सोर्स है, मगर फिर भी आप उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकती हैं, उसको ज़्यादा इनरिच कर सकती हैं, उसके अंदर सब्जी डाल सकती हैं या स्क्रैम्बल एग बना सकती हैं, उसके अंदर थोड़े सी चिकन चंक्स डाल दें, बच्चे इंजॉय करते हैं, चीज़ डाल दें। ठीक है, इस तरह से आप मुख्तलिफ रेसिपीज़ जो हैं आपको पता होनी चाहिए, या आप किसी भी अपने करीबी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट से या क्लिनिकल जो आपका बैठी हुई है सेटअप में, उनसे आप पूछ सकते हैं कि हम किस तरह की फूड आइटम्स अपने बच्चों को दें जो वो ईजीली ले भी लें और वो इंजॉय भी करें। अच्छा, एक तो प्रोटीन आ गया, दूसरा आयरन सेकंड पॉइंट आता है आयरन का। अब आयरन जो है, आयरन में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो हाईलाइट करना चाह रही हूँ कि इस एज ग्रुप में ना बच्चे नया फीडर छोड़ते हैं, कुछ बच्चे छोड़ते हैं और कुछ बच्चे नहीं छोड़ते हैं। मैंने इवन ये देखा है कि 8-8 साल के बच्चे तक फीडर पी रहे होते हैं, और यहाँ पे सबसे बड़ी कॉज बनती है आयरन डेफिशिएंसी की। अब जो बच्चे फीडर पी रहे हैं तो फीडर के अंदर वो दूध से पेट भर लेते हैं, फिर वो प्रॉपर रेगुलर मील नहीं लेते हैं। अब जब वो प्रॉपर रेगुलर मील नहीं ले रहे हैं तो उनके अंदर आयरन नहीं जा रही, उनके अंदर जो है विटामिन और मिनरल्स जिनकी ज़रूरत है जैसे जिंक है, सेलेनियम है, वो जो गोश्त, मछली, अंडे, इन चीज़ों से जाना है वो नहीं जा रहा। ठीक है, तो फिर उनके अंदर आयरन की कमी भी हो जाती है। ठीक है, और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट विटामिन और मिनरल्स की कमी भी हो जाती है। ठीक है, तो इसकी भी क्या रिक्वायरमेंट्स का हमें पता चल सकता है? जैसे आपने कहा कि वो 20 से 30 ग्राम या इतना एक या दो बोटी, तो आयरन किस चीज से हमें मिल सकता है? आयरन हमें सबसे इजीली जो है, जो सब लोग जो है आजकल साग आया हुआ है, ठीक है, देन पालक है, इन सब के अंदर जो ग्रीन, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं वो आयरन का रिच सोर्स है। अब यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट, जो खाली आयरन आप खा लेंगे आयरन आपको एब्जॉर्ब नहीं होगा। आपने
हमेशा आयरन को विटामिन सी के साथ इनकॉर्पोरेट करना है। किस तरह करना है कि अगर आप बच्चे तो सलाद वगैरह इस तरह से नहीं खाते, मगर अगर आप उनको कोई चीज़ दे रही हैं, पालक से बने हुए कोई पराठे बना के दे रही हैं, या पालक की जो है आप उनको स्टफिंग के साथ जो है वो कोई रोटी बना के दे रही हैं, तो उसके अंदर ये होगा कि आप बच्चों को साथ जो है विटामिन सी की फॉर्म के अंदर दे दें, किन्नू दे दें, मौसमी दे दें, वो खाने के बाद वो खा लें, तो वो डाइजेशन जो है ना वो अच्छी हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी। अब हमारे इधर इस तरह होता है कि हम लोग जो है ना खुराक खा रहे होते हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि वो एब्जॉर्ब हो भी रही है कि नहीं, तो उसकी एब्जॉर्प्शन को भी, जिस तरह हम कैल्शियम देते रहते हैं अपनी बॉडी को मिल्क की फॉर्म में, चीज़ की फॉर्म में, योगर्ट की फॉर्म में, और भी बहुत सारी सोर्सेज हैं जिनसे हम कैल्शियम अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे होते हैं, बट वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि हम विटामिन डी नहीं उतना ले रहे होते। अब विटामिन डी नहीं लिया तो फिर कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन पॉसिबल नहीं है ना। तो अब विटामिन डी लोग कहते हैं कि किस तरह से लिया जाए, हमें लगता है कि शायद सिर्फ हम लोग धूप से ही ले सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। और बल्कि हम अब तो लेटेस्ट रिसर्च आई है कि जो एशियंस की स्किन है वो विटामिन डी को जिस तरह से दूसरे वेस्ट के अंदर लोगों की स्किन को जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्किन के अंदर, उस तरह से हमारे यहाँ नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारी स्किन का कलर थोड़ा डार्क भी होता है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। बट इसके अंदर ये है कि आप विटामिन डी के फोर्टिफाइड फूड्स ले सकते हैं, मार्केट्स के अंदर हैं, फिर सप्लीमेंट्स आ जाते हैं, सप्लीमेंट्स भी, लेकिन हमें नेचुरल फूड में से भी तो मिलता है ना, जैसे हमें एग में से भी मिल रहा है, हमें फिश में से भी विटामिन डी मिल रहा है, कुछ नट्स हैं, कुछ सीड्स हैं, उसमें भी हमें विटामिन डी मिल रहा है। इस तरह माओ को चाहिए कि मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे आती हैं, कि मैं उनको कहती हूँ कि आप एक मैजिक पाउडर बना के रख लें घर में। तो वो कहती हैं मैजिक पाउडर में क्या? तो मैंने कहा आपके घर में बादाम होते हैं, आपके घर में जो है तिल होते हैं, आपके घर में चारों मगज़ होते हैं, ये सब सीड्स हैं ना, सीड्स हैं, नट्स हैं, वॉलनट्स हैं। आप इन सब चीज़ों को ब्लेंडर के अंदर जो है वो मिक्सचर बना दें, और इसके अंदर थोड़ा सा, अगर आपने बच्चों को मीठा पसंद होता है तो आप उसके अंदर थोड़ी सी शुगर की जो है फॉर्म चेंज कर लें, मिश्री गुड़ डाल लें या कुछ और डाल लें, आपकी अपनी मर्जी है ना कि आपने क्या डालना है। अगर आपने शुगर बिल्कुल नहीं बच्चों को देनी तो आप गुड़ का इस्तेमाल करें, आप शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मिश्री कह रही थी, मिश्री डाल, अच्छा वो भी अच्छा है सोर्स। हाँ, बच्चों को अच्छा लगता है ना कुछ मीठा मीठा, अगर मैजिक पाउडर में उनके मिल जाए तो वो आप उनको दूध में मिक्स करके भी दे सकते हैं। अगर आप दूध में नहीं मिक्स करके देना चाहते, आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है, मैच्योर है, वो कहता है मैं ऐसे ही पाउडर खा लूँगा, तो मज़े का आप उसको दे सकती हैं। शाम को मिड डे स्नैक के अंदर दे सकती हैं, इवनिंग स्नैक में दे सकती हैं, 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन क्या उनको फिर जो हम नॉर्मल जो टेबल फूड खा रहे होते हैं, जी जी, मतलब रोटी, सालन, चावल और ये चीज़ें जो बड़ों का इंटेक होता है, क्या हमें वो भी उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, वो भी देना चाहिए साथ साथ? बिल्कुल मुनीबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी फैमिली का जो बिहेवियर होता है ना, आपकी फैमिली जो डाइनिंग टेबल पे बिहेव कर रही होती है वो बच्चों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है। अब ये क्या वो अच्छा बिहेवियर है या वो बुरा बिहेवियर है, दोनों फॉर्म में वो इंस्पायर करता है। जब भी आप किसी बच्चे को खाना इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आप हमेशा उसको अपनी फैमिली, जहाँ भी बैठ के फैमिली खाना खाती है, डाइनिंग टेबल पे या दस्तरख्वान पे, आप साथ मिल के बिठाएँ उनको, ठीक है, और उनको कोशिश करें, उनको ऑप्शन दें कि आप अपने लिए फूड जो है वो चूज़ करें और डालें उनको। आप उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरा दिन पूरी करती रहें, मगर जो ये फैमिली टाइम है ये भी उनको जो है इसका भी जो है ना वो मज़ा दें, और उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने सोशली बैठ के भी खाना है। वरना अक्सर बच्चे होते हैं वो माएँ पहले उनको अलग खिला रही होती हैं और वो नहीं खाते हैं। मतलब कि मेरा अपना बेटा है और वो भी इस तरह कहता है कि नहीं मैंने पहले खाना खाना है और इस तरह, मगर मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको कह रही हूँ कि नहीं, जिस तरह जिस टाइम पे सारी फैमिली खा रही है उस टाइम पे ही खाओ। बेशक मैं उससे पहले उसको फीड कर देती हूँ, मगर उस टाइम पे उसका बैठना वहाँ और लाजमी होना चाहिए ताकि उसको पता चले कि किस तरह से हम लोग खाते क्या है, कि बाहर किस तरह बैठना है, आपने खाना क्या है, किस तरह खाना है, और हमारे घर में खाने बनते कौन से हैं उसको पता होना चाहिए हर रोज़ कि जी आज ये वेजिटेबल पकी है। फिर बच्चों का इंटरेक्शन बिल्ड हो जाता है ना, और फिर आप उनको चीज़ों को रिलेट करें कि उनके जो फेवरेट कैरेक्टर्स हैं, जैसे वो किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं तो कहें जी ये फलाने सुपर हीरो की पावर इस फूड में है, तो बच्चे बड़े शौक से फिर वो चीज़ें खाते हैं। जब इतने अच्छे प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं तो मेरे ख्याल से लोगों के अंदर आगाही होनी चाहिए कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए। जाते हैं ज़ारा कि सोशल
मीडिया और यूट्यूब ने बहुत काम खराब कर दिया हुआ है क्योंकि वो डॉक्टर बन गया हुआ है गूगल की तरह, और हर कोई कहता है कि वहाँ से हम लोग निकालेंगे सोल्यूशन और खुद से ही हम लोग उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देंगे। हर एक पे अप्लाई नहीं होता ना। एग्जैक्टली वही तो बात है, जनरल पब्लिक के लिए, जनरल सारे पब्लिक को अवेयरनेस दे रहे होते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप हमारे टोटके सुन के उसको इम्प्लीमेंटेशन उसकी करना शुरू कर दें। कुछ लोगों को मदद मिल भी जाती है, मैं ये नहीं कहती कि उनका कोई फायदा नहीं है, उनका भी फायदा होता ही है, बट कभी कभी आपका बच्चा जो है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम का शिकार होता है, उसको आइडेंटिफाई करवाना जरूरी है। अच्छा, फिर आप लोग जो है ना हेजिटेट करते हैं, पता नहीं कितना लंबा खर्चा पड़ जाएगा। मेरे ख्याल से आप बच्चे को एक मील लेके देते हैं बाहर से या कोई खिलौना लेके देते हैं, आजकल 1000-1500 से कम का नहीं है, नहीं आता। तो अगर आप उसकी हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, किसी चाइल्ड न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं या किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आप उसके साथ एक मशवरा ही कर लेते हैं, वो आपको एक वो दे देगा थम्स अप कि आपका बच्चा जो है वो ठीक है, तो आप भी इजीली हो कि अपने बच्चे की हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, उसकी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, मुझे बताइए वक्फा कितना होना चाहिए खाने में, मतलब अगर बच्चे को एक मील दिया है तो उसके कितनी देर बाद दूसरा मील देना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी माएँ उनके पीछे पड़ी रहती है, हर घंटे बाद कुछ ना कुछ उन्हें खाने के लिए दे रही होती हैं, हर 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद उन्हें लगता है कि बच्चा जो है ना वो इतना खेल रहा है कि बच्चे का पेट खाली हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा है कि हमें टाइम रखना चाहिए बच्चों के भी खाने का कि इतने वक्फे के बाद उन्हें खाना देना है, हमने उससे पहले नहीं? हाँ जी, ऐसे ही है कि ना बच्चों का क्या बड़ों का भी ऐसे ही है। आपने बॉडी को 3 आवर्स मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा स्टार्वेशन पीरियड नहीं देना, अनलेस एंड अनटिल आपने रोज़ा रखा हुआ है या कोई इस तरह की कंडीशन है। आप 3 घंटे बाद, 2.5 से 3 घंटे बाद बॉडी को कुछ ना कुछ दें, ठीक है। और बच्चों के केस के अंदर ये टाइम स्पैन थोड़ा कम हो जाता है, ये 2 आवर्स पे चला जाता है। अब 2 आवर्स इसलिए क्योंकि वो उस बच्चे के लिए जो बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है और वो जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बैट बॉल भी खेल रहे हैं और फिर पूरे घर में भाग रहे हैं, बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं वो, सीढ़ियाँ चढ़ उतर रहे हैं, तो फिर उन बच्चों को 2 घंटे बाद भूख लगना नॉर्मल है। और आप उनको स्मॉल क्विक मील्स दें, ये नहीं कि आप हर बारी उसको पराठा या रोटी सालन ही दें। 3 प्रॉपर मील्स होने चाहिए, जिसके अंदर सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया और डिनर हो गया, बीच में स्नैक्स होने चाहिए मगर अच्छे हेल्दी स्नैक्स। अच्छा, जैसे हम बड़ों को स्नैक्स देते हैं ना कि चाय का कप ले लिया, साथ कोई कुकी ले ली या कोई आपने नट्स ले लिए। बच्चों को स्नैक्स ज़रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, जैसे कोई फ्राइड फूड भी आप दे सकते हैं, फ्रूट चाट दे सकते हैं, कोई चिकपी सैलड, इस तरह की बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। अगर आपने कोई इस तरह की चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया उनके फेवरेट फ्रूट्स के साथ, तो वो खा लेते हैं। अब आपने चीज़ें इंट्रोड्यूस करानी होती हैं आहिस्ता आहिस्ता। बच्चों को आप बताएं कि आप उनके लिए एफ़र्ट कर रहे हैं और उनके लिए रंग बिरंगे खाने बना रहे हैं, तो ये बड़ा अच्छा उनको लगता है। और मैंने एक और चीज़ मेंशन करनी थी कि जब भी आप बच्चों का डाइट प्लान देखें, माएँ खुद से भी बनाती हैं ना कि आज मैं अपने बच्चे को क्या पूरा दिन दूंगी, ठीक है, तो उसके अंदर 3 चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। क्या? एक तो सबसे पहले कि किस क्वांटिटी में वो चीज़ दे रही हैं, मिकदार। ये नहीं कि पूरा दिन नहीं आपने उसको गोश्त से या मुर्गी से बनी हुई चीज़ें ही दे दी हैं, ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर फूड ग्रुप से, जैसे 7 हमारे फूड ग्रुप्स हैं, तो हर फूड ग्रुप से एक एक चीज़ ज़रूर आपको लेनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाती है क्वालिटी। अब उस चीज़ की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। आप बेहतर क्वालिटी की तरफ जाएंगे तो जाहिर है कि वो जो है बच्चे की हेल्थ को भी अच्छा ही रखेगा। फिर उसके बाद वैरायटी, ठीक है, वैरायटी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपने जो है ना किसी एक चीज़ को स्टिक कर लिया कि सुबह भी रोटी, शाम को भी रोटी, दोपहर को भी रोटी, हर तरफ रोटी, स्कूल लंच में भी रोटी, वो फिर रोटी सारी ज़रूरतें पूरी नहीं करती। तो सारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपको चाहिए कि आप उसको जो है वैरायटी देना, बाकी जो चीज़ें हैं वो भी उसके इनकॉर्पोरेट करें। कहते हैं आपकी प्लेट जो है ना वो इट शुड बी रेनबो, 7 कलर्स होने चाहिए। तो वो देखेंगे ना जब आप, तो बच्चों को वो अच्छा भी लगेगा, खाने में भी उनको जो है ना मज़ा आएगा, और दूसरा ये है कि उनको हर चीज़ जा रही होगी। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि हम बच्चों का जो खाना बना रहे हैं वो किस तरह बना रहे हैं, किस ऑयल में बना रहे हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर डाल रहे हैं।
ये ना पूरे घर की ही जो है ना असेसमेंट एक होनी चाहिए। अच्छा, हमारे इधर क्योंकि ना हमारे यहाँ पे बच्चों का ज्यादा होता है, अच्छा बच्चों का खाना बना रहा है तो देसी घी यूज कर ले, देसी घी उसकी रोटी पे लगा दे या उसके सालन को देसी घी का तड़का लगा दे, ज्यादातर ये चीजें होती हैं। मैं जब भी कोई क्लाइंट आता है ना, मैं चाहे अपने बच्चों के लिए आए, चाहे मदर्स अपने खुद के लिए आए या अपने किसी फैमिली के बड़े के लिए आए, मैं उनसे हमेशा यही बात करती हूँ कि आपके घर का एक एक बंदा, आप हर बंदे के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स नहीं यूज कर सकती, मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आप कभी बच्चों के लिए देसी घी ऐसी चीज बना लेते हैं, मगर वो कहते हैं इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि सारा घर इस्तेमाल करें। तो कोई ऐसी चीज के ऊपर आप जो है ना हेल्दी ऑल्टरनेटिव के ऊपर आ जाएं कि वो सारा घर भी इस्तेमाल करे, ताकि बच्चा अगर किसी और चीज में से भी बाइट ले ले तो उसको उसका कोई नुकसान ना हो। ठीक है, पूरे घर को ही फायदा होना चाहिए। जब आप एक दफ़ा किसी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट के पास आ जाते हैं और उससे आप अपने बच्चे के बारे में या अपने बारे में या अपने घर के किसी बुजुर्ग के बारे में मशवरा कर लेते हैं, तो उससे ये होता है पूरे घर को फ़ायदा हो जाता है। ज़ाहिर है वो आपका ऑयल दुरुस्त करवा देती हैं, फिर आपके घर का आटा जो इस्तेमाल हो रहा है वो दुरुस्त हो जाता है। कुछ लोग होता है वो कहते हैं सफ़ेद आटा बिल्कुल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर उनको पता चलता है कि ओहो हम तो इतनी छोटी छोटी गलतियाँ करते आ रहे हैं। फिर चीनी बदलवा देते हैं। हर चीज़ को बंद करना हल नहीं होता है, उसका ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट पर आप अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो हर चीज़ का ऑल्टरनेट है हमारे पास। आटे का ऑल्टरनेट है हमारे पास, चीनी का, नमक का, हर चीज़ का ऑल्टरनेट है। बस ये मसला ये है कि हम थोड़े से आलसी हैं, सुस्त हैं हम लोग जल्दी चेंज एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल सही। तो यही मसला है कि जिसकी वजह से हमारी जो बीमारियां हैं ना, जो हमें लग रही है और नई नई बीमारियां हमारे सामने आती हैं, वो सिर्फ इसी वजह से कि हम अपना ख्याल नहीं रखते हैं, हम अल्टरनेट चीज़ों को या चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते हैं। ज़ारा हमारे साथ मौजूद थी। ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई और हम बात कर रहे थे कि न्यूट्रिशन इन चाइल्डहुड के किस तरह बच्चों में न्यूट्रिशन वैल्यू जो है हमने वो मेनटेन करनी है। आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, लंबी और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के लिए ना हमारे लिए एक सेहतमंद सेहत को बरकरार रखना बड़ा ही ज़रूरी होता है और सेहतमंद रहना भी ज़रूरी होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पेरेंटल हिस्ट्री या जेनेटिक्स भी हमारे दिल की अच्छी सेहत में एक भरपूर किरदार अदा करती है। हम ये भी जानते हैं कि बेहतर जो तर्ज़ ज़िंदगी है उसके इंतखाब से हम अपने दिल की सेहत को बहुत अच्छे तरीके से परख भी सकते हैं और बेहतर भी रख सकते हैं। तो अगर हमारा सेहत अगर देखी जाए तो उसमें एक अहम किरदार 3 सतून है जो करते हैं। एक तो ग़ज़ा आ जाती है, दूसरी वर्जिश आ जाती है और तीसरा ये कि किसी मुमकिना ज़हनी दबाव का ख्याल करके हम ख़ुद को किस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचा सकते हैं। आज हम इस सेगमेंट में बात करने वाले हैं दिल की सेहत पर, कि हमारे लाइफस्टाइल से हमारे दिल की सेहत पर क्या असरात पड़ते हैं। हमारी जो नौजवान नस्ल है ख़ास करके उनका ज़्यादा वक्त जो है वो ऑफिस में गुजरता है या कंप्यूटर स्क्रीन टाइम्स मोबाइल्स के साथ गुजरता है और ना वो बेहतर खुराक लेती है, ना कोई एक्सरसाइज उनकी डेली रूटीन का हिस्सा है। और ये किस तरह हम ये जो तब्दीलियाँ हैं ये शाउरी तब्दीलियों से एक हम खुशगवार सेहतमंद जो दिल है या ज़िंदगी है उसको गुजार सकते हैं। क्योंकि अगर आपका लाइफस्टाइल ही हेल्दी नहीं होगा तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, जो मेन ऑर्गन्स हैं जो आपकी ज़िंदगी को सेहतमंद बना सकते हैं, वही अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे। तो इस पर हम बात करते हैं कि किस तरह अपने दिल की सेहत को हम बरकरार रख सकते हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हार्ट स्पेशलिस्ट इन स्टूडियोज़ में बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर साकिब शफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आई एम वेरी वेल, थैंक यू। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताइए कि बचपन से ही मेरे ख्याल से एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत लाजमी होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे बचपन में आपको पता है फ़ास्ट फूड और बाकी सारी चीज़ों पे हम बच्चों को लगा देते हैं, रेडी टू ईट चीज़ें हम लोगों ने खिला रहे होते हैं। तो बचपन से कितना लाजमी है बच्चों को हेल्दी एक्टिविटीज़ की तरफ लेके जाना और हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना? शुक्रिया जी। पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ स्टूडियोज़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी अहम मौजू पे उन्होंने आज बात करने के लिए मुझे मदऊ किया। हम सब ने देखा है कि एक दिल की बीमारियों के बारे में एक बड़ी मशहूर कहावत है कि दादे को ये तकलीफ़
जो है वो 70 साल की उम्र में होती है, बाप को 60 साल की उम्र में होती है और पोते को 45 साल की उम्र में होती है। इसका मतलब ये है कि जो जैसे आप बात कर रही थी कि जिन फैमिलीज़ में इन बीमारियों की जीन्स हैं, उनके जेनेटिक मेकअप में इन बीमारियों की तरफ टेंडेंसी है, उनमें नस्ल दर नस्ल ये बीमारी पहले आती है। अच्छा। और उसकी वजह यही है कि हर जनरेशन में, जैसे इंसान की इर्तिका का ये हिस्सा है कि हर जनरेशन में एफर्ट, फिज़िकल एक्टिविटी और एफर्ट कम होती जाती है और डाइट रिच होती जाती है। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली हमारी आबादी एक बहुत ही मुश्किल हम सेगमेंट्स में रहते हैं। एक तरफ हमारे बच्चे हैं जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं और करोड़ों बच्चे हैं जो स्कूल जा ही नहीं पा रहे, और दूसरी तरफ हमारे वो स्कूल गोइंग बच्चे हैं जो निस्बतन बेहतर औसत से लेके वेल टू डू ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। वो स्कूल्स जा रहे हैं, लेकिन आप एक बात बड़े गौर से देखें, लाहौर की सड़कों पे और बड़े शहरों की सड़कों पे अब साइकिल नज़र नहीं आती है। True. एक टाइम था बच्चे स्कूल साइकिलों पे जाते थे। अब तो बच्चे हेल्दी एक्टिविटी के लिए भी साइकिल नहीं चलाते हैं। महल्लों की ग्राउंडें जो हैं वो वीरान हो गई। बिल्कुल ट्रू। बच्चे कंप्यूटर्स पे, स्मार्टफोन इसलिए तो हमारे हॉस्पिटल्स भरे हैं ना, चौक हो जाते हैं। फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं रादर देन गोइंग टू द ग्राउंड एंड प्लेइंग फुटबॉल। तो जो हमारा इस तरह का बच्चों पे, दूसरी जो आपने बात की, बहुत ज़्यादा जहनी दबाव है अबाउट गेटिंग गुड ग्रेड्स, गुड मार्क्स। कंपटीशन बहुत टफ हो गए हैं। और माजी में हम देखते थे कि बच्चे स्कूल जाके पढ़ते हैं, घर आके होमवर्क करते हैं और 1-1.5 घंटा ग्राउंड में गुजारते हैं। वही बच्चे स्कूल आके रास्ते में ही खाना खा रहे होते हैं, स्कूल आते ही ट्यूशन एकेडमीज़ में चले जाते हैं, ट्यूशन में रात को आके स्कूल का भी होमवर्क करते हैं, ट्यूशन सेंटर का भी होमवर्क करते हैं। तो आइदर दे आर बिकमिंग बुक वर्म्स, और वो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे रिक्रिएशन है उस पे जा रहे हैं रादर देन रिक्रिएशन थ्रू फिज़िकल एक्टिविटी। दूसरी तरफ जैसे हमने कहा, आपने ग़िज़ा का कहा, हर चीज़ की एक पॉजिटिव आस्पेक्ट के साथ कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ आती हैं जिनको फिर माशरे ने ठीक करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आहिस्ता आहिस्ता अब हमारे माशरे में ख़वातीन जो हैं वो बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हुए जॉब्स में आ रही हैं। दे आर मोर एंड मोर ऑफ वर्किंग वुमेन। लेकिन उससे नतीजा ये निकल रहा है कि फैमिली स्ट्रक्चर मुतासर हो रहा है, ख़ास तौर पे खुराक के मामले में, बच्चों की खुराक के ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो जो दोनों पेरेंट्स अगर वर्किंग पेरेंट्स हों तो उनके लिए ज़्यादा आसान ये रहता है कि वापसी पे बच्चों के लिए टेक अवे करा लें कुछ ऐसी खुराक जो फ़ौरन तैयार हो, जिसके लिए दे आर टायर्ड, सारा दिन काम करके दोनों माँ बाप घर आए हैं। तो उससे बच्चों की खुराक जो है वो और फास्ट फूड की तरफ, चाहे वो सस्ता फास्ट फूड है चाहे महंगा फास्ट फूड, कॉम्प्रोमाइजिंग हो जाती है, उसकी तरफ टेंडेंसी बढ़ रही है। और इसी तरह माँ बाप बच्चों की गेम पे टाइम नहीं दे पाते। अच्छा, एक फॉर एग्जांपल, अगर दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं तो उनके लिए बड़ा आसान है कि बच्चा कार्टून लगा के बैठ जाए। ट्रू। 5-6 साल का बच्चा, हम तो खुद फोन दे देते हैं उसे कि इस पे देख लो, इस पे टाइम गुजारें। तो बजाय इसके कि माँ बाप भी इन प्रेशर्स में आके वो फिज़िकल एक्टिविटी बच्चों की एनकरेज करें, वो नॉन फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ आते जाएं। दूसरी तरफ आप देखें, पहले अब 2-2 कनाल और उससे भी छोटे मकानात में स्कूल खुल गए। पहले बड़े बड़े स्कूल होते थे, उनमें ग्राउंड्स होते थे, स्कूल्स की स्पोर्ट्स कंपटीशन होती थी। हमारे बहुत से खिलाड़ी माजी हमारे स्कूल और कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से आए हैं, लेवल के प्लेयर्स हमारे स्कूलों से आते थे। तो अब वो एक्टिविटी भी ख़त्म हो गई है। तो हमें बड़ा ज़रूरी है कि इस बात पे एज अ सोसाइटी, नॉट ओनली एज इंडिविजुअल पेरेंट्स, तवज्जो दें कि हम एक अनहेल्दी जनरेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटी को एनकरेज करें, घर से लेके इंस्टीट्यूशन के लेवल तक। अच्छा, ठीक है।
मुझे अच्छी तरह याद है जब हम स्कूल में होते थे तो कम से कम एक पीटी का ही पीरियड हो जाता था। हाँ। हर क्लास जाके वो बाजू टांगे नीचे बिल्कुल ऊपर ऐसे ही है, जाके एक्सरसाइज करते थे और सारा। हाँ जी। तो इसी तरह हुकूमत को चाहिए कि स्कूलों पे लाजमी हमारे जमाने में डॉक्टर साहब हम तो पैदल जाया करते थे स्कूल और वो एक्सरसाइज हो जाती थी। अब बच्चे जो है घर से गाड़ी में बैठते हैं, बच्चे स्कूल तक गाड़ी में जाते हैं और कोई चलना फिरना नहीं है उनका। तो वो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चलें, वो तब आप चेंज नहीं कर सकते कि हम एक मशीनी दौर में आ गए हैं बच्चों में, लेकिन उसका हमें जो है नेमुल बदल ढूंढना है कि जो बच्चा ठीक है मोटरसाइकिल पे बैठ के या चिंची पे बैठ के या गाड़ी पे बैठ के स्कूल जा रहा है, हम उस चीज का ऑल्टरनेट क्या दें बच्चों को, और वो है बच्चों की स्पोर्ट्स ग्राउंड्स आप बना लें स्कूल में। हाँ। और बास स्पोर्ट्स बहुत महंगी हैं। आप बच्चे को क्रिकेट खेलने भेजेंगे, आपको हेलमेट चाहिए, बैट चाहिए, लेकिन मोहल्ले के 20 बच्चे एक फुटबॉल लेके बड़े आराम से ग्राउंड में 1 घंटे के लिए फुटबॉल खेल सकते हैं। हाँ जी। तो देयर ऑलवेज ऑल्टरनेट्स। और जिस तरह दूसरा मैंने खुराक का कहा, माँ बाप के ज़िम्मे बहुत ये जिम्मेदारी है कि बच्चों को मैक्सिमम होममेड चीज़ें खिलाएं रादर देन उनको जो फास्ट फूड है या जो टेक अवे का एक कल्चर डेवलप हो गया, होम डिलीवरी एंड टेक अवे, उससे बच्चों को बचाएं। बच्चे पढ़ते रहते हैं या खाने पे ध्यान नहीं होता, सामने एक वो होम डिलीवरी का पिज़्ज़ा और सॉफ्ट ड्रिंक की 500 सीसी की जो है वो बॉटल होती है, वो 3-3 घंटे वो पिज़्ज़ा खाते रहते हैं, और सॉफ्ट ड्रिंक विच आर एनर्जी रिच ड्रिंक्स। तो एक तरफ तो हमें मुख्तसरन कहने की बात यह है कि हमें बच्चों में एनर्जी कंजम्पशन एंड एनर्जी इनटेक में बैलेंस प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। ठीक है। इसमें एक बड़ी अहम बात है कि एक नॉर्मल वज़न का इंसान बड़ा हो के जब वेट गेन करता है तो वेट लूज करना जब वो मोटिवेटर आसान होता है। अच्छा, आसान हो जाता है? आसान होता है। बट व्हेन एन ओवरवेट चाइल्ड ग्रोज इनटू एन ओवरवेट एडल्ट, उसके लिए वेट लूज करना बहुत मुश्किल होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को, मैंने अक्सर अब बच्चों को हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लाएं, एक्सरसाइज रिकमेंडेड ये है कि जो 12 से 18 साल का बच्चा है, बल्कि 10 से 18 साल का बच्चा, उसको रोज 60 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। 60 मिनट्स पर डे। जिसमें 3 दिन वो मॉडरेट एक्टिविटी कर सकता है, लाइक जंपिंग अराउंड, गोइंग, वॉकिंग, कुछ भी, स्किपिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और 60 और 3 days a week, 3 to 4 days a week, उसे मॉडरेट टू विगरस, जैसे फुटबॉल गेम, हॉकी गेम, बास्केटबॉल, साइकिलिंग, व्हाटएवर, इस तरह की एक्टिविटी जो है एक हेल्दी बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है। इसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ की बात नहीं है, ये मेंटल हेल्थ एनहांस करती है। जो बच्चा फिजिकली एक्टिव है, स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, उसका लाइफ की तरफ एप्टीट्यूड, वो कम झगड़ालू होगा, गुस्सा नहीं आएगा ना, टेंट्रम्स नहीं शो करेगा, वो साथियों को, अपने पीयर्स को एकोमोडेट करना सीखेगा। तो एक मेंटल ग्रोथ के लिए भी, सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के लिए नहीं, मेंटल ग्रोथ के लिए भी, और हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ही जरूरी है। मस्कुलर स्ट्रेंथ, बच्चे की मस्कुलर स्ट्रेंथ वो बहुत जरूरी है। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह मैं पहले भी आपसे बात करी थी कि यंग जनरेशन में पहले हम देखते थे कि 40-50 अबव लोग होते थे, उनमें हमें पता चलता था अच्छा हार्ट डिजीज है, इनको हार्ट का प्रॉब्लम है, इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। अब यंग जनरेशन में भी कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसकी क्या रीज़न आपको लगती है, जो जिस पे हमने बात की है, क्या यही उसके पीछे रीजंस होती हैं? उसके अलावा एक बहुत बड़ी जो इम्पॉर्टेंट है आस्पेक्ट, वो है टोबैको कंजम्पशन, स्मोकिंग। जो हमने अपने इंस्टीट्यूशंस में, हस्पतालों में नोट किया है कि जिन अराउंड 30 और यंगर दैन 30 एज ग्रुप के लोग हार्ट प्रॉब्लम के साथ आते हैं, उनमें से 95% आर टोबैको कंज्यूमर्स। क्या वो बच्चों ने जल्दी अर्ली अपनी एजेस में टोबैको स्टार्ट कर लिया होता है, इस वजह से? अर्ली भी कर लिया होता है, और बाज़ जो हमारी टोबैको इंडस्ट्री है वो बाज़ टोबैको कंजम्पशंस को
ऑल्टरनेट के तौर पे हेल्दी करके प्रेजेंट कर रही है, जो कि सही नहीं है। बहुत से यंगस्टर्स जो हैं वो कहते हैं जी हम सिगरेट तो नहीं पीते, हम वेपिंग कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, ई सिगरेट पी रहे हैं, वेप पी रहे हैं, व्हिच इज एज इंजूरियस एज स्टैंडर्ड एनी सॉर्ट ऑफ टोबैको। वैसे भी कहते हैं जो आप ई सिगरेट या वेपिंग कर रहे हैं वो 20 सिगरेट्स के बराबर होता है। वाकई ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है, और दैट इज नॉट आल्सो हेल्दी। तो जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट चीज़ डाइट और फिज़िकल इनएक्टिविटी के अलावा हमारी यंग जनरेशन में बहुत कॉमनली देखी जा रही है, वो टोबैको कंजम्पशन है। टोबैको है। तो इस पे ऑब्वियसली इसके लिए पेरेंट्स को बच्चों के जो कंपनी है और बच्चों की उसको वॉच आउट करना। इसीलिए फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि जी फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए। अब एक बच्चा ग्राउंड में जाके दोस्तों के साथ बैठ के टोबैको कंजम्पशन भी शुरू कर सकता है। तो पेरेंट गाइडेंस और पेरेंट सुपरविजन बड़ी ज़रूरी है, और माँ बाप के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो बच्चों को अपनी जॉब और लाइफ की स्ट्रगल के अलावा बच्चों को टाइम दें, उनकी ग्रूमिंग पे टाइम दें। अब तो बड़ा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है डॉक्टर साहब, जिस तरह का ये टाइम है और जिस तरह का ज़माना अब आ चुका है ना, अब तो बच्चों की तरबियत करना बहुत ही एक तो मुश्किल टास्क भी है और बड़ा कह लें कि उसको इजी भी बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। हमारे ज़माने में एक वो होता था, डर बहुत ज़्यादा होता था कि कोई देख लेगा, सोसाइटी प्रेशर बहुत होता था, कोई देख लेगा कोई गलत हरकत करते हुए तो हमारी बदनामी होगी, घर वालों की होगी। अब बच्चों में शायद ये चीज़ें नहीं रही हैं, तो खुलेआम स्मोकिंग भी हो रही होती है और हर चीज़ वो बड़ी जल्दी अडेप्ट भी कर लेते हैं उस चीज को। बिल्कुल। आप मसलन सोशल मीडिया पे ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एग्जैक्टली। तो वो अब बच्चों को इंफॉर्मेशन which is both positive information and negative, both are easily available. तो वो जिसे दुनिया को एक ग्लोबलाइजेशन का एलिमेंट कहा जाता है, उससे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्लोबलाइजेशन से हमारे बच्चे जो हैं वो हेल्दी एटीट्यूड सीखें रादर देन अनहेल्दी। अच्छा, दूसरा ये मुझे बताइए कि क्या कोई साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं हार्ट हेल्थ के हवाले से कि हमें पता चल जाए ये साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमारी जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये जो हमारा हार्ट है वो वीक होता जा रहा है डेली लाइफ में अगर देखा जाए तो? एक सिम्टम तो बहुत ही आसान है। क्या? साइन रादर, नॉट सिम्टम। साइन, और वो ये है वेट गेन। वेट गेन, ओके। चाहे वो बच्चा है चाहे वो एडल्ट है, जो बंदा वेट गेन कर रहा है, अच्छा, वो अनहेल्दी इवेंट की तरफ उसका सफ़र शुरू हो गया। अच्छा। तो बजाय इसके कि हम एक बड़ी नफीस डॉक्टरी की तरफ जाएं कि जी छाती में दर्द ये वो सब कुछ, तो जो ओबेसिटी है वो बहुत सी बीमारियों की जड़ है। जी जी, ट्रू। उसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों की दर्दें, यूरिक एसिड, हार्ट प्रॉब्लम, स्ट्रोक, ये सब कुछ शामिल है। तो पहली बात तो ये है कि एक पेरेंट्स ने और इंसान ने अपने आप को खुद देखना है कि वो वेट गेन तो नहीं कर रहा, और क्या उसका वेट जो है वो उसकी एज और हाइट के मुताबिक स्टैंडर्ड टेबल के मुताबिक है या नहीं। नेट पे अवेलेबल हैं, यहाँ पर हर चीज़ मिल जाती है। यू कैन आस्क योर डॉक्टर। हर फैमिली में अब डॉक्टर्स भी हैं, आप बात कर सकते हैं आम सी के जी मेरा वेट कितना होना चाहिए, मुझे क्या है। और सबसे पहली तो ये बात है कि आप दूसरी बात जो हार्ट से रिलेटेड अलामात हैं वो हैं एक्टिविटी से कोई भी सिम्टम्स आना, लाइक एक्टिविटी से छाती में दबाव आना, एक्टिविटी से सांस जल्दी चढ़ जाना। ज़रूरी नहीं कि हार्ट प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर एक शख्स ये महसूस करता है कि पहले तो मैं 4 किलोमीटर की वॉक आराम से कर लेता था, लेकिन अब 1.5-2 किलोमीटर की वॉक के बाद मेरा सांस फूल रहा है, तो एटलीस्ट ही शुड गो टू हिज फैमिली फिजिशियन, पता करे कि ये कोई जिस्म में खून की कमी हो रही है, कोई दमा डेवलप हो रहा है, या हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है, या ब्लड प्रेशर राइज कर रहा है। तो ये जो एक्टिविटी से रिलेटेड किसी भी नई सिम्टम्स का आना वो एक अबव 40 इयर्स एक साइन हो सकता है कि भाई मुझे अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो यानी रिड्यूसिंग एक्सरसाइज टॉलरेंस, पहले आप ज़्यादा एक्टिव थे और आपको कुछ नहीं होता था, अब थोड़ा सा भी काम करते हैं तो आपको कोई ना कोई रुकना पड़ता है, आपको जैसे कहते हैं सांस लेना पड़ता है, आपको एक ब्रेक लेनी पड़ती है। तो दिस इज वो वेट गेन की वजह से भी हो सकता है, वो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, लेकिन वो हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है। एक बड़ी अहम बात है जो मैंने आपको टोबैको के बारे में जिक्र किया कि
हार्ट की प्रॉब्लम बाज़ लोगों में डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और इन चीज़ों को हम रिस्क फैक्टर कहते हैं। अच्छा, उनमें उनमें डायबिटीज़ शामिल है, सबसे पहले शुगर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, ब्लड प्रेशर, फैमिली हिस्ट्री कि आपकी फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम एट यंग एज है या नहीं है, और सबसे अहम चीज़ फिर आ जाती है टोबैको कंजम्पशन। अच्छा, ठीक है। उसमें टोबैको इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑलवेज, वो जब हार्ट सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं तो टाइम देते हैं पेशेंट को, आहिस्ता आहिस्ता सिम्टम्स डेवलप होती हैं और उनकी इंटेंसिटी विद वीक्स एंड मंथ्स बढ़ती चली जाती है। हाँ। इन मैनी पेशेंट्स जब टोबैको कंजम्पशन हार्ट प्रॉब्लम लेके आता है तो इट ब्रिंग्स लाइक अ स्विच ऑन ऑफ बटन। तो वो रैपिडली होता है, पेशेंट को बैठे बैठे फौरन उसे वो चल फिर रहा है तो कुछ नहीं हो रहा, और एक दिन ये होता है कि उसे बैठे बैठे कोलैप्स भी कर सकता है, या उसे ही हैज़ टू रश टू द हॉस्पिटल इमरजेंसी। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। उसमें जो हमारे हर ऑर्गेनाइजेशन में इख्तियारात वाले लोग हैं उनको ये रियलाइज़ करना चाहिए कि पैसिव स्मोकिंग इज़ इक्वली इफ़ नॉट मोर इंजूरियस दैन एक्टिव स्मोकिंग। अच्छा। तो इसीलिए जो हमारे महज़्ज़ब दुनिया के ममालिक हैं उनमें पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग मना है। हाँ। जब तक ये साबित नहीं हुआ था कि पैसिव स्मोकिंग से आप साथ बैठे वाले को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो अगर मुझे अमेरिका या इंग्लैंड में कहा जाए कि जी आप रेलवे स्टेशन पे बैठ के सिगरेट नहीं पी सकते, तो मैं तो अदालत में चला जाऊंगा कि मेरे ह्यूमन राइट्स जो है, मेरी फ्रीडम को कर रहे हैं। जब ये साबित हो गया कि मैं सिगरेट पी के अपने साथ बैठे हुए को नुकसान पहुंचा सकता हूँ, तो वो उस फिर आया कि भाई आप पब्लिक प्लेस नहीं पी सकते। हमारे तो यहाँ पे सर खुलेआम ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। हम लोग तो महफिल में बैठकर जहाँ पे 100 लोग बैठे होते हैं उसमें से 20 लोग पी रहे होते हैं, बाकी सारे पैसिव स्मोकर्स होते हैं। आई एम सॉरी टू से बाज़ जगह पे पब्लिक प्लेस पे टोबैको कंज्यूम करना एक अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी की भी एक साइन होता है। साइन होता है कि जी आप मुझे मना नहीं कर सकते। हाँ, एक स्टेटस सिंबल बन चुका है ना। 12-14 लोग बैठे हैं, मैं सिगरेट पी रहा हूँ बट आई एम सो इन्फ्लुएंशियल कि आप मुझे मना नहीं कर सकते। तो ये हमारे जो बैंक्स हैं और इस तरह की हैं जहाँ पे बहुत से लोग मिल के काम करते हैं, वहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस के हेड्स हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो नॉन टोबैको कंज्यूमिंग पर्सन को उसके टोबैको कंज्यूमिंग कोलीग से प्रोटेक्ट करें। जिसका मतलब ये है कि ऐसी जगहों पे भी जहाँ पे क्लोज स्पेस पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पे जो शख्स सिगरेट पीना चाहता है उसके लिए एक अलहदा जगह होनी चाहिए। भी टेक 10 मिनट्स ऑफ, जाओ सिगरेट पी के आ जाओ। अव्वल तो उसको भी मना करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक टोबैको कंज्यूमर को पैसिव स्मोकिंग के ज़रिए जो है वो अपने इर्द गिर्द के लोगों को इम्पैक्ट नहीं करना चाहिए। और मैं इस सिलसिले में अपने पेशेंट्स को ये बताता हूँ कि एक मेल पेशेंट जब बच्चों और अपनी बीवी के सामने साथ बैठ के सिगरेट पीता है तो वो इनफैक्ट अपनी बीवी और बच्चों की हेल्थ को भी जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होता है। बच्चों में एस्थमा, ऐसे बच्चों में जिनके पेरेंट्स सिगरेट कंज्यूम करते हैं उनमें एस्थमा का इवेंट जो है वो चांसेस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एज अ मैसेज यही है कि एज अ फैमिली हेल्दी लाइफ को अप्रोच करने की ज़रूरत है, कोशिश करनी चाहिए। सिगरेट की जैसे आप बात कर रहे हैं, अब हमारे पास इसके भी अल्टरनेट बहुत से आ गए। आपने एक तो ई वेप की हमने बात की, हमने वेपिंग की बात की, अब आपने देखा होगा वाइट कलर के पाउचेज आ गए, निकोटीन पाउचेज जिसे कहा जा रहा है। वो भी जो न्यू हमारी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उनको वो बहुत ज़्यादा उसका यूजेज बढ़ गया है। उनको एज अ वो कह रहे हैं कि जी सिगरेट से निजात पाएं और ये खाएं। अच्छा, निकोटीन पाउचेज जो लोग ऑलरेडी टोबैको कंज्यूम कर रहे हैं उनके लिए तो वो एक कोई ऑल्टरनेट बनता है। अच्छा, वो ऑल्टरनेट क्योंकि जब आप सिगरेट छोड़ना चाहता है एक टोबैको कंज्यूमर, किसी भी सूरत में वो टोबैको ले रहा है, चाहे वो सिगरेट है, सिगार है, हुक्का है। हमारे यहाँ निस्वार का इस्तेमाल बहुत कॉमन है जिसमें टोबैको शामिल होता है। वो जब निकोटीन लेता है तो इनफैक्ट वो टोबैको छोड़ने में
निकोटीन का एडिक्शन का एलिमेंट सबसे ज़्यादा है। टोबैको में और भी चीज़ें हैं जो सेहत को नुकसान पहुंचाती हैं, लाइक बर्निंग टार, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और बहुत सी चीज़ें हैं। एडिक्शन निकोटीन से आती है। निकोटीन की होती है और जी। निकोटीन के हेल्थ हैजर्ड निस्बतन कम है, ज़ीरो नहीं है, कम है टबैको से, बाकी प्रोडक्ट्स से, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रेड ऑफ हो जाता है कि आपसे सिगरेट नहीं छूट रहा तो आप निकोटीन गम, निकोटीन पाउचेस, निकोटीन पैच इस्तेमाल कर लें ताकि आप निकोटीन विड्रॉल की एडिक्शन को, उस चीज़ को कंट्रोल कर लें और टोबैको के बाकी हैजर्ड से बच जाएं। लेकिन स्टार्टिंग निकोटीन पाउच एज एन ऑल्टरनेट के मेरा दिल कर रहा है कि मेरे दोस्त सिगरेट पी रहे हैं तो मैं सिगरेट ना पीऊँ, मैं निकोटीन पाउचेस, दैट डजंट मेक एनी लॉजिक, दैट डजंट मेक एनी सेंस कि आप निकोटीन से रिलेटेड भी जो हेल्थ इश्यूज हैं जो कि होल टोबैको से कुछ कम हैं, आप उनको क्यों इनवाइट कर रहे हैं? उससे नुकसान तो उससे भी होगा। तो बेसिकली दुनिया भर में जो टोबैको के ख़िलाफ़ अवेयरनेस और मूवमेंट है, तो इंडस्ट्री उसको, टोबैको इंडस्ट्री उसको फाइट करने की, उसको रिपेल करने की कोशिश करती रहती है थ्रू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इसमें। और लेकिन डॉक्टर साहब, जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं और उन्हें हार्ट प्रॉब्लम हो जाती है, तो सिगरेट जो कितने सालों से पी रहे होते हैं, तो वो क्या छोड़ पाते हैं? सबसे पहले क्योंकि डॉक्टर तो यही सजेस्ट करते हैं कि सिगरेट छोड़ दें जी, तो क्या छोड़ते हैं वो रूटीन में? जो 60 से 70% लोग हैं वो फ़ौरन छोड़ देते हैं। अच्छा। 30% लोग बिल्कुल छोड़ नहीं पाते। और उनको हम तो रिकमेंड करते हैं कि इट्स सच अ सिग्निफिकेंट हेल्थ इशू कि आपको बेशक इसके लिए, जिस तरह हेरोइन एडिक्शन के ट्रीटमेंट के लिए आपको साइकेट्रिस्ट और इन लोगों से हेल्प चाहिए होती है, आप बेशक निकोटीन विड्रॉल को कंट्रोल करने के लिए उन लोगों से मिलें। जो 60% छोड़ देते हैं, अनफॉर्चुनेटली उनमें से 50% से भी ज़्यादा 6-8 महीने बाद दोबारा से उसकी तरफ आ जाते हैं। वो जितने भी स्मोकर्स हैं, चेन स्मोकर्स, वो कहते हैं हमसे नहीं छूटना, हम जितना मर्जी उसके लिए बिल्कुल कोशिश कर लें। बिल्कुल, जिस तरह आप देखें, जिस तरह आप, मैंने बताया, जिस तरह कि आप स्ट्रॉन्गर एडिक्शंस को ट्रीट करते हैं, निकोटीन एडिक्शन इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन, और दे शुड सीक हेल्प। जो शख्स सिगरेट छोड़ना चाहता है और नहीं छूट रहा उससे, टोबैको, मैं सिर्फ सिगरेट की बात नहीं करूँगा, एनी सॉर्ट ऑफ टोबैको कंजम्पशन, अगर उसे टोबैको नहीं छूटा तो उसके लिए हेल्प्स अवेलेबल हैं, ऑल्टरनेटिव हैं, डॉक्टर्स कैन हेल्प। और उसको अगर नहीं छूटा तो साइकेट्रिक हेल्प लेने में कोई इसमें तरद्दुद महसूस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज मैनी पीपल कैन हेल्प। और ये आपकी सेहत का ख्याल है। अगर आप सेहतमंद रहेंगे तो आप सारी ज़िंदगी अच्छी गुजार सकते हैं, और अगर आप सेहतमंद ही नहीं है, आप किसी और के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी ज़िंदगी गुजारने के हवाले से भी, तो फिर ऐसी ज़िंदगी का क्या ही फ़ायदा है जिसको आप खुद ही अपने हाथों नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने दिल का ख्याल रखें, अच्छी डाइट लें, अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों, और अपने बच्चों को ख़ास करके हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करवाएं। हमारे साथ प्रोफेसर साकिब शफ़ी साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई है आज हमारी कि किस तरह हमें अपने पूरी फिजिकल एक्टिविटी का ख्याल रखना है और अपने दिल का किस तरह ख्याल रखना है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। और अब कुछ बात कर लेते हैं, योगा टेक्निक्स भी जान लेते हैं कि योगा हमने किस तरह का करना है। तो उसके लिए सुलाफ़े नकवी एक्सपर्ट, योगा एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है, तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और योगा के हवाले से भी क्लास ले लेते हैं आज की। ओवर टू यू सुलाफ़े। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुलाफ़े नकवी, गुड मॉर्निंग। और आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के क्योर पर। बहुत सारे लोग, ज़ाहिर है हम लोग भी प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे होते हैं, और डायबिटीज़ एक ऐसी चीज़ है जो आपको फिटीग में भी लेकर जा सकती है, और आपको एक अलग सा एक स्ट्रेस भी होता है कि ये खाऊं क्या करूं, ये क्योर की तरफ भी जाएगा या मैनेज हो जाएगा, और दवाइयों से हम लोग अलग
तंग आए होते हैं, बट मेडिसिन नहीं छुड़वाएंगे, साथ ही साथ आपको बस ये बताएंगे कि योगा के ज़रिए आप डायबिटीज़ को किस तरह से कंट्रोल में ला सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनके लिए एक अनकंट्रोलेबल चीज़ हो जाती है, ये एक ऐसी कंडीशन है कि वो उनको थका थका वो फील करते हैं हर वक्त, या कई दफ़ा स्वेटिंग हो रही है, शुगर लो हो गई, हाई हो गई, तो इस सब के साथ उनको और भी विजन के इश्यूज़ भी आना शुरू हो जाते हैं और फैट का इशू भी आना शुरू हो जाता है जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं, और ज़्यादातर उन लोगों को सेंट्रल ओबेसिटी का सामना करना पड़ता है। तो आज हम इस सब जो उसके डायबिटीज़ की वजह से होने वाले मसाइल हैं, साथ ही साथ योगा में हम उसको कवर करेंगे कि किस तरह से आप इसको क्योर या मैनेजमेंट की तरफ लेकर जा सकते हैं और अपने स्ट्रेस लेवल को भी कम कर सकते हैं। सो एक्सरसाइज जो होगी, सबसे पहले एक्सरसाइज से पहले मैं आपको एक प्रेशर पॉइंट बता दूं। हमारे जो पेंक्रियाज को एक्टिवेट करने के लिए जो प्रेशर पॉइंट होता है, आपका डोमिनेंट हैंड होगा, यानी आप अपने लेफ्ट हैंड पर इसको परफॉर्म करेंगे। आप समझ लीजिए जहां आपकी लाइफ लाइन है, इस साइड पर यहाँ आपने इसको प्रेस करके रखना है। इसको यहाँ पर या तो पल्सेटिंग एक आप समझ लें या पल्सेस आप करेंगे, और 30 सेकंड से 1 मिनट तक 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, और उसके बाद इस किडनी के पॉइंट को भी आप यहाँ पर दबा सकते हैं ताकि वो चीज़ें बैलेंस हो जाएं। सो पेंक्रियाज का पॉइंट यहाँ, एंड देन ये सेंटर में आपने 30 सेकंड्स या 1 मिनट यहाँ पर, 30 सेकंड्स एंड 1 मिनट यहाँ पर 2 से 3 दफ़ा आप इसको दोहराएंगे, और आपको एक फ्रेशनेस भी फील होगी इसके बाद जो आपको फिटीग हो रही है। अब हम चलते हैं अपने मैट पर और आपको बाकी सारी एक्सरसाइजेज वहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से ये होगा। डायबिटीज़ वालों के लिए सीरियसली मूव करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये एक चैलेंज है अगर उनको बता दिया जाए कि आपको एक्सरसाइज करनी है, जो कि उनको करनी चाहिए, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे एक बिगिनर लेवल से जो कि उनके लिए आसान हो। पेंक्रियाज की बात हो रही थी, तो उनको एक्टिवेट करने के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सा आसन है योगा का। वो किस तरह से होगा कि हम जिस तरह कहते हैं वज्र आसन में, आप वज्र आसन में आ जाएंगे और आपने अपनी लेग्स को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा आप वाइड करेंगे, और अपने हाथों की हम जिसे कहते हैं फिस्ट बनाना, वो बनाई, और अपनी नेवल पर यानी कि नाफ पर आप इस चीज़ को रखेंगे। इनहेल करेंगे, बैक में आर्च लाएंगे, एंड एक्सहेल, बेंड फॉरवर्ड, यहाँ तक, एंड यहाँ 10 सेकेंड्स का ब्रेक एक्सहेलेशन के बाद, एंड अगेन इनहेल। इस तरह से आप आकर इस पोस्चर को यहाँ पर रिलीज़ कर देंगे। आप चाहें तो आप 30 सेकंड तक इसी चीज़ को दोहरा सकते हैं। ये 2 से 3 दफ़ा बन जाएगा, बिकॉज़ 10 सेकंड्स आपको यहाँ पर फ्लोर पर रहना है, और इस तरह से आपको फील भी होगा कि जो लोग भी फटीग है या एनर्जी बहुत कम फील हो रही है, इन पोस्चर्स को करने के बाद एक बेटरमेंट आपकी तबीयत में आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आसान चीज़ क्या होती है, आपने इनहेल करना है, बेशक यहाँ पर स्ट्रेच करें ख़ुद को, एंड एक्सहेल, चाइल्ड्स पोज, यहाँ चले गए, एंड rest for 1 minute. Inhale from your nose and exhale through your mouth. And exhale. जैसे ही आपने इसको 1 मिनट तक परफॉर्म किया, चाहे तो आप सारी एक्सरसाइजेस को शुरू से लेकर एक दफ़ा दोहराएंगे सर्किट में, या आप चाहें तो एक ही एक्सरसाइज को 2 से 3 दफ़ा दोहरा के फिर नेक्स्ट चीज़ पर मूव कर जाएंगे। एंड देन आपका एक ट्विस्ट आता है। अगैन जिस तरह मैंने कहा, हमने एक सेंट्रल एरिया को हमने टारगेट करना होता है योगा में जब हम बात कर रहे होते हैं डायबिटीज़ के क्योर की। तो आपने स्पाइनल ट्विस्ट कैसे किया कि एक लेग को यहाँ ले आएंगे। अगर आपके लिए मुश्किल है तो आप अपनी लेग वहाँ भी रहती है या स्ट्रेट भी रहती है, तो तब भी आपके लिए ठीक होगा। आपने एक्सहेल किया, एक हाथ आपका फ्लोर पर होगा, एंड ट्विस्ट, और जैसे ही वापस आएंगे तो एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे। कोशिश करें कि आप इसको प्रेस कर कर रखें अपने पेट के साथ, एंड एग्जैक्टली इसी तरह आप इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। यानी यहाँ आपने इसको रखा, एंड इनहेल करते हुए आप गए, 2 ब्रेथ्स के बाद एक्सहेल, एंड स्लोली आपने इस पोस्चर को रिलीज़ कर देना है। अगर शुरू में यहाँ तक आपकी लेग्स रहती हैं तब भी ठीक रहेगा, बस आप पोस्चर को फॉलो करें। उसके बाद आपने क्या किया, जिसे हम बैक स्ट्रेच भी कहते हैं, लेकिन इसमें एहतियात करनी होगी प्रेग्नेंट वुमेन को, और सायाटिका वालों को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी, और जिनको सर्वाइकल का इशू है वो भी बहुत एहतियात से इसको करें। इनहेल करेंगे,
एंड एक्सहेल। जहाँ तक आपके हाथ जाते हैं ख़ुद को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करेंगे। इसमें गोल सिर्फ आपका ये होना चाहिए, इस रीजन को आपने अपने एब्डोमेन रीजन को स्क्वीज़ किया, नेक डाउन। इस पॉस्चर को आपने आराम से यहाँ रिलीज़ करना है और जैसे ही अगर आपको कोई डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो तब आप इसको बहुत कम आगे जाएंगे या वहीं पर इसको रिलीज़ कर देंगे। अगर आप पॉस्चर के अंदर थे और आपको कोई बैक में पेन शुरू हो गया या कोई स्टैबिंग पेन फील हो रहा है तो आप उसी टाइम पर इसको रिलीज़ कर देंगे। अगर किसी को आर्थराइटिस या जॉइंट का कोई पेन का इशू है तो आप इस एरिया को या तो थोड़ा सा उठा कर रखेंगे या यहाँ पर कोई कुशन रख लें अपने कंफर्ट के लिए, तो आपको फील होगा कि आप ये पॉस्चर इजीली कर पा रहे हैं। या सबसे आसान चीज़, वो लोग जो बिल्कुल ही इसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपने अपनी लेग्स को यहाँ रखा, हाथों को पीछे लॉक किया, इनहेल एक्सहेल, सिंपल। यहाँ पर या अपने हाथों को यहाँ ले आए एंड एक्सहेल, इनहेल लॉक एंड एक्सहेल। इस तरह आप इसको परफॉर्म करेंगे 30 सेकंड से 1 मिनट तक। आप महसूस करेंगे कि जैसे ही आप इसको परफॉर्म कर रहे थे तो जो आपकी मेंटल स्टेट पहले थी वो बेहतर होना शुरू हो गई है। और हमेशा मैं कहती हूँ जब भी कोई एक्सरसाइज या कोई भी रूटीन पर आप आते हैं तो आप उसको पहले नोटिस करें कि उसको करने से पहले आपके जो मेंटल स्टेट थी वो क्या थी, और हमेशा अपने आप को एफर्मेशन जो भी पॉजिटिव होती है उसका ज़रूर आप अपनी लाइफ में उसको शामिल करें। सबसे आसान एफर्मेशन जो हमेशा मैंने आपको बताई है वो यही होती है कि एवरी डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर, आई एम एट पीस, आई एम हैप्पी, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम कॉन्फिडेंट। होता ये है कि अक्सर जब भी हम बीमार होते हैं हम उस टाइम पर थोड़े से अनग्रेटफुल हो जाते हैं बिकॉज एक डिस्कम्फर्ट हो रहा है, बट अपने आप से कहें आई एम हेल्दी, आई एम ब्लेस्ड, ताकि लफ्ज़ जो हैं वो मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएं और पॉजिटिविटी आपके इर्द गिर्द हो। सो ये बीमारी आपको कुछ सिखाने के लिए आई है, बस आप रिलैक्स रहें, इसको होस्ट करें आराम से, और आप इसके क्योर और मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं योगा करके एंड खुश रह के। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हैप्पीनेस। एंड आई होप कि जो भी लोग जागो लाहौर के हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे थे और अगर खुदा न ख्वास्ता आप इस मसले से गुजर भी रहे हैं तो आप इन चीज़ों को परफॉर्म करेंगे तो अपना फीडबैक भी आप हमें दे सकते हैं क्योंकि हमें उसका इंतज़ार रहता है। सो अभी तक के लिए इतना ही। सुलाफ़ नकवी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, सुलाफ़ नकवी आज हमारे साथ मौजूद थी और बड़ा ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरह आप योगा टेक्निक्स करके अपनी जो बीमारियां हैं उनको दूर भगा सकते हैं या एटलीस्ट उनको मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए सुलाफ़ आपका बहुत शुक्रिया, और इसी नोट पे मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अच्छे से आज का दिन गुजारना है और कल आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।